अपनी अपनी आवाजें सुने जो दिल से आ रही हैं सर। अगर हम इधर उधर से आवाजें सुनेंगे, इधर उधर दुनिया देखेंगे, तो कहीं ज्यादा पढ़ने को दिल ना कर बैठे। जहां देखते हैं पढ़ने वाले नौजवान नजर आते हैं। पेज नंबर बता दें किस पेज पे हम आ गए, छा गए हैं आप, बाकी पेज नंबर 9 लग रहा है। अब इसमें कुछ पुरानी चीजें हैं और कुछ नई भी चीजें आ रही हैं। पेन हाथ में रखिएगा, ढूंढते जाना है जो जो नया। मेजरिंग रिकवरेबल अमाउंट, सबसे पहले तो कहता है इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड दैट रिकवरेबल अमाउंट इज द हायर ऑफ, देख के बोल दो जरा। फुल कंसंट्रेशन से इन दोनों के बाद जो एक लाइन लिखी हुई है उसे पढ़ें और अंडरलाइन करें। इफ आइदर ऑफ दिस अमाउंट इज हायर देन द कैरिंग अमाउंट, देयर हैज बीन नो इम्पेयरमेंट। सोच के बताएं सही कहता है, और जाने दें यार। इन दोनों में से अगर कोई एक अमाउंट भी हायर हो गई किससे, तो फिर क्या नहीं होगा? एनी कंफ्यूजन? सोचने वाले काम जरा आगे ज्यादा आने हैं, और खास बल्कि सोचने वाले काम शायद इतने इंशाल्लाह मुश्किल नहीं है, लेकिन जरा इंग्लिश से उर्दू बनाते हुए सोचना जरा ज्यादा पड़ना। देन आगे लिखा हुआ है मेजरिंग फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब इस वक्त डिस्कशन होगी कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कैसे आती है। बेसिक्स हमें पता है, कुछ जरा बीच में एक्स्ट्रा चीजें आएंगी। फेयर वैल्यू इज नॉर्मली द करंट मार्केट वैल्यू। कभी भी अगर वर्ड फेयर वैल्यू आता है तो होपफुली आपके जहन में आ जाता है कि हम मार्केट वैल्यू की बात कर रहे हैं। If there is no active market, it may be possible to estimate the amount that would be obtained from disposal। इस अगली लाइन की जरूरत नहीं, सिर्फ ये पहला सेंटेंस अंडरलाइन कर लें। मेन जो चीजें आपको रिक्वायर्ड होंगी वो अंडरलाइन करते रहेगा, बाकी ठीक है पढ़ा जाए वो ठीक है, लेकिन याद क्या रखना आपने, फेयर वैल्यू इज नॉर्मली द करंट मार्केट वैल्यू। अब आ जाए नेक्स्ट पैराग्राफ में। डायरेक्ट सेलिंग कॉस्ट का यहाँ मतलब है कॉस्ट टू सेल की अब बात होने लगी है। ये लिखने साथ डायरेक्ट सेलिंग कॉस्ट, इसने क्या होना है फेयर वैल्यू में से? लेस होना है। कॉस्ट टू सेल, कॉस्ट टू सेल। तब कॉस्ट टू सेल का ये पैराग्राफ है, वो कहता है नॉर्मली इंक्लूड। आगे पढ़ते हुए अब कोई एग्जांपल जरा बना लेते हैं जहन में। हम कोई एसेट बेचना चाहते हैं, तो बेचने पे कोई खर्चे नहीं, वो तो ठीक है, हमें आइडिया है, लेकिन यहाँ जो कहता है वो भी जरा सही देखते रहते हैं। सबसे पहले अंडरलाइन करें, ये तीन चार चीजें आएंगी जरा। सबसे पहले वो कहता है क्या, लीगल कॉस्ट। अब लीगल कॉस्ट से यहाँ मुराद ये है कि अगर आप कोई एसेट बेच रहे हैं तो फिर आपके नाम से दूसरे के नाम भी ट्रांसफर होना होता है। कोई गाड़ी बेचें, कोई घर बेचें, कोई मशीनरी भी बेचें, तो आपके नाम के बजाय उसके नाम पे जाएगी, तो उसमें फिर रजिस्टर करवा, रजिस्ट्री टाइप जिसका होता है, तो एक दूसरे को, एक के बंदे के नाम से दूसरे बंदे के नाम पे ट्रांसफर करने की अगर कोई लीगल कॉस्ट है तो उसकी बात हो रही है। और सेकेंडली अगर कोई बड़ी चीज है, कोई बिल्डिंग टाइप चीज है, तो उसके लिए शायद कोई लीगल एक्सपर्ट भी आपने रखा हो जो आपको जरा सही हेल्प कर सके कि लीगली इस ट्रांजैक्शन को कैसे सेटल करना। एक तो है ना कि सिंपली हम छोटी मोटी चीज बेच रहे हैं उसमें तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, लेकिन अगर कोई घर है, बिल्डिंग है, तो उस बिल्डिंग को बेचते हुए हो सकता है कि आपने किसी लीगल एडवाइजर को, लॉयर को हायर किया हो ताकि वो आपको इस सेल में हेल्प कर सके कि कानून के मुताबिक ये सेल कैसे होनी चाहिए। ये ना हो कि सेल भी हो जाए और नाम भी सही ट्रांसफर ना हो, बाद में खुदा ना खास्ता उस एसेट को किसने मिस यूज किया और वो नाम आपकी ही लग जाए कि हमारी थी। तो एक एसेट को दूसरे के नाम पे क्यों मुंतकिल करवाया जाता है? ताकि अगर वो आपका नहीं रहा तो बाद में वो खुद जिम्मेदार हो और फिर वो खुद देखे कि उसका एसेट कैसे इस्तेमाल हुआ है। तो समटाइम्स देयर मे बी ये समझ आ गई क्या बात कर रहा हूँ? तो लीगल कॉस्ट अब कुछ क्लियर हो जाएगा, इसके साथ लीगल एडवाइजर लिख लें। ये कौन होता है लीगल एडवाइजर? यार वर्ड सुना होगा ना हमने यार, वकील साहब होते हैं, वकीलों की बात हो रही है, उन्होंने लॉ आपसे ज्यादा पढ़ा होता है। आप तो कौन कौन से सिर्फ लॉस पढ़ रहे हैं, लेकिन बाकी बहुत से कानून है मुल्क में, तो उन्होंने पढ़े होते हैं, वही पे कोर्ट्स में भी आते जाते रहते हैं, तो उन्हें ज्यादा कानून का पता होता है। क्या फिर वो फीस चार्ज करेंगे आपसे, अपनी सर्विसेज देंगे? ये क्या पढ़ रहे हैं इस वक्त, हम फुली पार्टिसिपेट रखना था। इस वक्त हम डायरेक्ट सेलिंग कॉस्ट मींस कॉस्ट टू सेल की बात कर रहे हैं, तो उसमें नंबर 1 क्या इंक्लूड हो सकता है? सेकंड अंडरलाइन करें, टैक्सेस, ट्रांसफर टैक्सेस, गवर्नमेंट टैक्सेस हर जगह जहां जहां गवर्नमेंट ले सके। देन आगे कहता है कॉस्ट नेसेसरी टू ब्रिंग द एसेट इनटू कंडीशन टू बी सोल्ड।
उसकी ब्रैकेट में ट्रांजैक्शन टैक्सेस फिर लिखा हुआ है, एक आगे लिखा हुआ है ऑक्ट्राई। ऑक्ट्राई कहते हैं, अब फॉर एग्जांपल आपकी फैक्ट्री जो है वो सपोज शेखुपुरा में है, वहां कोई मशीनरी इंस्टॉल हुई, इसे आपने फिर लाहौर में आके जिस आके बेचना है। कुछ बात समझ आ गई मेरी? फैक्ट्री सपोज कहाँ है और मशीनरी वहां इंस्टॉल्ड है जिसे आपने लाहौर सपोज आके सेल करना है, तो एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी, जिसे आप कैरेज आउटवर्ड्स कह रहे थे, वो डेफिनेटली रेलिवेंट होगी। लेकिन देन बड़ा थोड़ा सा अगर विजुलाइज कर सकें, आप ट्रैवल माशाल्लाह करते हैं आप भी एक शहर से दूसरे शहर में, तो रास्ते में टोल प्लाजे आते हैं, शहरों के रास्ते में भी आते हैं, एक शहर खत्म हो जाए तो अगर कोई मोटरवे से ट्रैवल कर रहा है तो उसके रास्ते में भी टोल प्लाजे आते हैं, तो उसे चुंगी भी एक बोला जाता है वर्ड, शायद चुंगी कहा जाता है। तो ऑक्ट्राई वर्ड उन टोल प्लाजों के लिए लिखा हुआ है यहाँ। ऑक्ट्राई कहते हैं जो टोल टैक्सेस होते हैं, जो बस या गाड़ी वहां से गुजर रही होती है, पैसे दे रही होती है सर, तो वो जो टोल टैक्सेस, आप सपोज शेखुपुरा से लाहौर लेके आनी गाड़ी में मशीन आ रही है, रास्ते में बार बार रुक के क्या देना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आएगी, जो टोल टैक्सेस देने पड़ेंगे। अब ये भी किस लिए इंकर करने पड़ रहे हैं, क्योंकि आप मशीन को बेचने के लिए लाना चाहते हैं, मशीन को जहां बेचना है वहां लाने के लिए आपको ये खर्चा करना पड़ा, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्लस टोल टैक्सेस। लेकिन एक वर्ड जरा जो ऑक्ट्राई लिखा हुआ है इसको जरा ध्यान में रखना है, ये किसके लिए ही है, ये टोल टैक्सेस के लिए वर्ड है। क्लियर है सर? तो इस लाइन में कौन सी तीन चीजें आई हैं, शायद लीगल कॉस्ट, टैक्सेस एंड अदर कॉस्ट की एक एग्जांपल के तौर पर ट्रांजैक्शन टैक्सेस भी आए हैं, तो उनका नाम एक ऑक्ट्राई लिखा हुआ। देन कहता है हाउएवर रिडंडेंसी एंड सिमिलर कॉस्ट, पहले यहीं तक अंडरलाइन करना है। टैक्स आप में से बहुत से लोग पढ़ रहे होंगे, रिडंडेंसी कॉस्ट की एक एग्जांपल गोल्डन हैंड शेक स्कीम पढ़ा आपने? अगर किसी एम्प्लॉय को टर्मिनेट करना हो, उसे अल्लाह हाफिज कहना हो, उसकी जरूरत ना रहे, तो उसको लमसम कुछ पैसे दिए जाते हैं, तो वो जब पैसे उसे हाथ से पकड़ाए जाते हैं तो उस वक्त ये कहा जाता है कि हमारा हैंड गोल्डन हो गया है क्योंकि इस हाथ के अंदर कोई पैसे हैं। तो हैंड शेक करते हुए जब हाथ वापस आएगा तो ये पैसे किसके पास चले जाएंगे, तो इसे यहाँ टर्मिनेट, बल्कि एक और वर्ड भी लिखे, गोल्डन हैंडशेक स्कीम या टर्मिनेशन बेनिफिट। ये कब दिए जाते हैं? हर साल, हर महीने, वन टाइम दिए जाते हैं। अगर कोई कंपनी अपने किसी एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर रही है और चाहती वो कंपनी ये है कि बेचारा इतने अरसे हमारे साथ इसने काम किया है, अब इसकी जरूरत तो नहीं है, लेकिन इसे इतने पैसे जरूर दे दिए जाएं कि ये कोई अपना बिजनेस वगैरह खुद से स्टार्ट करके अपनी जिंदगी को कंटिन्यू रख सके। ठीक है सर? अब ये बीच में आया क्यों ये मैं बताता हूँ, लेकिन हाउएवर से सेंटेंस दोबारा शुरू करो। अच्छा, रिडंडेंसी भी ये टर्मिनेशन होती है। रिडंडेंट वैसे क्या होता है? रिडंडेंट वर्ड सुना? रिडंडेंट मींस होता है कोई फालतू हो जाना, चीज एक्स्ट्रा हो जाना। तो टर्मिनेशन गोल्डन हैंडशेक एम्प्लॉइज के एंगल से ये लिखा, रिडंडेंट हो गया, एक बंदा रिडंडेंट हो गया, उसकी फैक्ट्री में बिजनेस में जरूरत नहीं रही, तो ऐसे एम्प्लॉय को अगर बिजनेस से अल्लाह हाफिज कहा जाए तो समटाइम्स लमसम पैसे दिए जाते हैं, तो रिडंडेंसी के खर्चे होते हैं, जिसको मैंने किस नाम से बताया आपको, टर्मिनेशन बेनिफिट्स कहना या गोल्डन हैंडशेक स्कीम। हाउएवर सेकंड लाइन, टर्मिनेशन एंड सिमिलर कॉस्ट, फॉर एग्जांपल, अब वो आगे वो भी लिखा, ब्रैकेट भी पढ़े, वेयर अ बिजनेस इज रीऑर्गेनाइज्ड आफ्टर द डिस्पोजल ऑफ एन एसेट मींस कॉस्ट टू, ये भी अंडरलाइन करेंगे, कॉस्ट टू रीऑर्गेनाइज। उसमें बहुत सारी चीजें ये IS 37 की लिखी हुई है तो उसकी डिटेल तो शायद आप वहीं पे समझ सकेंगे, लेकिन जितनी मैं कोशिश कर सकता हूँ साथ साथ ट्राई कर रहा हूँ। कॉस्ट टू रीऑर्गेनाइज द बिजनेस आफ्टर डिस्पोजल ऑफ एसेट। अब रीऑर्गेनाइज क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपने कुछ एसेट्स बेचने हैं और एक दोबारा से एक नए सिरे से आप कह लें कि बिजनेस को शुरू करना है, कुछ नए एसेट्स के साथ दोबारा बिजनेस स्टार्ट करना है। लेकिन यहाँ वो कह ये रहा है कि अगर कोई टर्मिनेशन बेनिफिट्स हैं, कोई रिडेंडेंसी कॉस्ट है, यह कॉस्ट टू रीऑर्गेनाइज द बिजनेस है, ये कॉस्ट टू सेल में शामिल नहीं है। एंड वाले वर्ड्स ढूंढना, कौन कौन सी चीजें कॉस्ट टू सेल में इंक्लूड होनी है और कौन सी नहीं होनी है। आपके लेवल पे एग्जामिनर असल में करता है, कभी हम इंशाल्लाह क्वेश्चन का तो उसमें एक लिस्ट बनाई होती है,
तो उस लिस्ट में से आपने ये आइडेंटिफाई करना होता है मैंने किन कॉस्ट को कंसिडर करना है और किन को नहीं। तो हमने सिंपली इसे याद कर रखने की कोशिश करनी है। तो एक लीगल कॉस्ट, ट्रांजैक्शन टैक्सेस, और अगर कोई टोल टैक्सेस हैं तो क्या ये हमारी कॉस्ट टू सेल में शामिल होंगे। लेकिन अगर कोई रिडंडेंसी कॉस्ट है या कॉस्ट टू रीऑर्गेनाइज अ बिजनेस है तो ये कॉस्ट टू सेल में शामिल, इस एंगल से अपने याद रखना। बाकी जरा एक नजर पढ़ लें, मेन सारे वर्ड समझ आ गए। आवाज ठीक होगी जी प्लीज। जर्नलिस्ट सब आवाज ठीक है प्लीज। जी सर, जरा बोल दें कंट्री जरा डायरेक्ट सेलिंग कॉस्ट में क्या क्या शामिल होता है। एक छोटी सी एग्जांपल करें जी नीचे जरा इंडिविजुअली। A company has an asset with the following details, मैं बस पढ़ देता हूँ, आप आंसर बताइए। एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस 2 लाख, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी टू पोटेंशियल कस्टमर, लीगल कॉस्ट इन्वॉल्व इन द सेल एग्रीमेंट। इन दोनों फिगर्स को माइनस करेंगे सर। क्या लीगल कॉस्ट को कंसिडर करेंगे कॉस्ट टू सेल में? कॉस्ट ऑफ डिलीवरी टू कस्टमर, इट मींस 30,000 क्या बना, कॉस्ट टू सेल बना। 2 लाख क्या है, सेलिंग प्राइस मींस फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है। और डिफरेंस कितना आया, 170 क्या कहलाएगा, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ये जरा मुबीन को बुलाइए।
ये बेटा पढ़ रहे थे हम इस वक्त फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। तो फेयर वैल्यू तो बेटा मार्केट वैल्यू को कहते हैं, और डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग कॉस्ट की एग्जांपल्स में आ रहा था कि लीगल कॉस्ट, सम टाइम टैक्सेस पे करने पड़ते हैं और सम टाइम टोल टैक्सेस भी पे कर सकते हैं। लेकिन दो मेन चीजें हैं, रिडंडेंसी कॉस्ट एंड कॉस्ट टू रीऑर्गेनाइज द बिजनेस ब्रैकेट के अंदर, इन्हें आपने डायरेक्ट सेलिंग कॉस्ट में कंसिडर नहीं करना। और फाइनली फिर एक लिस्ट बनी हुई नीचे, लीगल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ रिमूवल, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी टू कस्टमर और ट्रांजैक्शन टैक्सेस, दीज आर सम ऑफ द कॉस्ट विच आर पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। तो फिर कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल को फेयर वैल्यू में से लेस करके आप फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल डिटरमिन करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? ये आप लोग क्लियर है जी सर? सॉरी बीच में आवाज का इशू था, आप लोग क्लियर हैं सारे? ये नहीं कंफ्यूजन ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स? देन आ जाए मेरे ख्याल पेज नंबर 10 आपके पास। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको इशू तो नहीं रहेगा? नेक्स्ट हेडिंग सर जी बड़ी अब समझने वाली आ गई है, अप्रोच ऑफ कैलकुलेटिंग द रिकवरेबल अमाउंट। मेरी तरफ जरा देख के बता दें, रिकवरेबल अमाउंट किसे कहते हैं? आपने बिल्कुल सही मुझे बताया है। अब नीचे 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, इनको बड़े गौर से देख के लॉजिकली मेरे साथ फाइनल करना है। ये बेटा मेरा ख्याल है कि इस वक्त अब आवाज का इशू अदरवाइज रिजॉल्व हो गया हुआ है। तो अगर आप इशू बेटा आ रहा है किसी का, तो कहीं जरा रीजॉइन करके चेक कर लेना। मुझे बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स फाइनली बता दीजिएगा इस वक्त आवाज और स्क्रीन का इशू तो नहीं है। ये मुबीन जरा यार उधर भी मसला तो जरा चेक करो जरा। काइंडली प्लीज अगर इस वक्त इशू है तो मुझे जरा बता दें। अगर मेजोरिटी का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया हुआ है तो काइंडली बेटा जरा मेरे ख्याल आप जरा रीजॉइन कर लेना। अब इस वक्त शायद इशू नहीं है। मैंने वैसे खुद भी जरा थोड़ा सा माइक ऑन कर लिया हुआ है, मुझे भी अब आइडिया शायद हो जाएगा कि अगर आवाज का इशू है। ठीक है प्लीज। तो अगर किसी का काइंडली इशू आ रहा है माउस, मेरा ख्याल आप जरा रीजॉइन करके चेक करें। ये पेज नंबर 9 पे हम है, और अप्रोच ऑफ कैलकुलेटिंग द रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल एंड वैल्यू यूज। अब फुल कंसंट्रेशन से स्टेप वाइज 3 स्टेप्स लिखे हैं। वो कहता है फर्स्ट कैलकुलेट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। रिकवरेबल अमाउंट में क्या क्या कैलकुलेट होना है? लेकिन वो कहता है फर्स्ट कैलकुलेट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। क्यों? वो कहता है आसान है, ब्रैकेट में कहता है आसान है। आपका वैसे अपना क्या ज़हन है? कंपैरेटिवली स्पीकिंग वैल्यू यूज में कैलकुलेशन ज्यादा होती है या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में? वैल्यू यूज में हमें फ्यूचर एस्टिमेट्स करने पड़ते हैं, फ्यूचर के इनफ्लोज एस्टिमेट होते हैं, आउटफ्लोज एस्टिमेट होते हैं, नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ एस्टिमेट होती है, फिर इसको नेट ऑफ करके नेट कैश फ्लोज आती हैं, फिर डिस्काउंट करना पड़ता है, प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट होती हैं, फिर जमा करके वैल्यू यूज आती है। लेकिन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के लिए क्या करना पड़ता है? मार्केट वैल्यू ढूंढें, कॉस्ट टू सेल लेस करें और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल तक पहुंच जाएं। तो वो कहता है क्योंकि ये आसान है इसलिए पहले फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ही कैलकुलेट कर लें। लेकिन बात पूरी क्या होने लगी? 1 मिनट, स्टेप 2। इफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इज हायर देन कैरिंग अमाउंट then there is no need to calculate वैल्यू इन यूज पे रुक जाए। व्हाट इज स्टेप 1? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट होने के बाद असूलन साथ ही वैल्यू यूज भी कैलकुलेट होनी चाहिए और फिर उसका हायर सेलेक्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ वो ये कहता है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट कर लें क्योंकि वो कंपैरेटिवली आसान है, और उसी को एक नजर कैरिंग अमाउंट के साथ कंपेयर कर लें, सेकंड स्टेप। और अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है तो देन वो कहता है वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। वो क्या कह रहा है? बोर्ड पे गौर से देखना। नहीं, 1 मिनट,
नहीं, कुछ फिगर्स के साथ ही शायद हम अंडरस्टैंड कर सकेंगे, क्योंकि एक सिचुएशन फिर और भी है। अगर इम्पेयरमेंट लॉस तक हमने पहुंचना है तो वी हैव टू कंपेयर कैरिंग अमाउंट विद रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट अगर हमें चाहिए तो रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड वैल्यू इन यूज। कुछ मैं सिनेरियोज आपके सामने बनाता हूं, आप परेशान न होइएगा, आपके लिए इंशाल्लाह जगह ढूंढ लेनी हमने कि कहां लिखना। सपोज हमारे एसेट की कैरिंग अमाउंट 600 है, सॉरी सिनेरियो 1, मिलियंस में सपोज रुपीज है। आपने मुसलसल फोकस इन 2-3 लाइनों पर रखना जो ऊपर पड़ी होंगे। 600 मिलियन क्या अज्यूम किया मैंने? फर्स्ट क्या कैलकुलेट करें? सपोज ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आई है 700। फर्स्ट कैलकुलेट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, और सपोज ये 700 मिलियन आ गई है। सेकंड पॉइंट पढ़े, सेकंड पॉइंट पढ़े। इफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इज हायर देन कैरिंग अमाउंट, तो वो कहता है वैल्यू यूज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है वही मैं समझाने लगा, बोर्ड पर देखा। क्या मेरी सिचुएशन में पॉइंट नंबर 2 का पहला सेंटेंस अप्लाई हो रहा है? क्या फेयर वैल्यू इज हायर देन द कैरिंग अमाउंट होगी है? तो इस केस में वो कहता है वैल्यू यूज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? मुसलसल अब गौर से आपने सुनी मेरी बात। देखिए बेटा, अगर आप वैल्यू यूज कैलकुलेट करेंगे तो 3 पॉसिबिलिटीज होंगी। या तो वैल्यू यूज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के बराबर आ जाएगी, सर जी, या ज्यादा आ जाएगी या कम आ जाएगी। किससे ज्यादा, किससे कम, किसके बराबर? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के बराबर हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है। मैं तीनों सिचुएशंस में बात करता हूं। सपोज एग्जैक्टली 700 आ जाए। कंक्लूजन मेरी, रिलैक्स रह के आप फिगर सुनो जरा। सपोज मैंने वैल्यू यूज कैलकुलेट की और वो एग्जैक्टली सेम आ गई। क्या मुझे यहां करनी थी? ये सेकंड लाइन कहती है जरूरत नहीं है। मैं आपको समझाने लगा हूं जरूरत क्यों नहीं है। फर्स्ट सिचुएशन सपोज इक्वल आ जाए। अगर ये इक्वल आ जाए तो बताएं इसमें से मैंने उठाना क्या है? हायर में अगर उठा लूं तो वो 700 बनता है, और 700 किससे कंपेयर होगा? 600 से। हमारा एसेट इंपेयर्ड नहीं है, मेरे क्रॉस का मतलब एसेट इंपेयर्ड नहीं है। सेकंड सिचुएशन, कैरिंग अमाउंट 600 है। फर्स्ट कैलकुलेट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। वो मैंने जानबूझ के अभी भी हायर इसलिए रखी है क्योंकि मैं आपको पॉइंट नंबर 2 का सॉरी पहला सेंटेंस समझा रहा हूं। वंस अगेन, क्या पॉइंट नंबर 2 में जो आपने पढ़ा है फेयर वैल्यू इज हायर देन द कैरिंग अमाउंट, ये एज इट इज एप्लीकेबल है। असूलन वैल्यू यूज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन लेट्स अज्यूम फॉर सेक ऑफ डिस्कशन, अब आपने जब वैल्यू यूज कैलकुलेट की तो मैंने पहले इक्वल अज्यूम कर ली थी, तो लेट्स अज्यूम ये हाई आ जाए। सपोज 750 आई है। क्या चीज कि 750 आ गई? मैंने कंपैरेटिवली वैल्यू यूज को अब हायर किया है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से। अब बताएं, अब मैं क्या उठाऊंगा? हायर उठाऊंगा। हायर मैंने 750 उठा लिया। बताएं कंक्लूजन क्या है? एसेट इंपेयर्ड नहीं है या है? किसको किससे कंपेयर कर रहे हैं बाप? 600, 750, एसेट इंपेयर्ड नहीं है। कंक्लूजन अभी भी क्या है? एसेट इंपेयर्ड नहीं है। थर्ड पॉसिबिलिटी, कैरिंग अमाउंट 600 है, फेयर वैल्यू पहले कैलकुलेट की, आसान है। वैल्यू यूज की जब वर्किंग की तो सपोज वो 680 आ गई। 3 सिनेरियोज में क्या चेंज किया मैंने? वैल्यू यूज बराबर आ गई, ज्यादा आ गई, कम आ गई। अब बताएं हायर क्या है? ठीक है, 700 मैंने लिखा, कंपेयर करें। यकीनन हायर बदल रहा है, हायर बदल सकता है, लेकिन आपकी कंक्लूजन नहीं बदलेगी। अभी भी एसेट इंपेयर्ड नहीं है। तो अगर आपने पहले फेयर वैल्यू कैलकुलेट की, जो हमेशा करेंगे आप, और हम भी ऐसे ही कर रहे थे, बाद में मैं दिखाता हूं। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पहले कैलकुलेट करें, वो कंपैरेटिवली आसान है,
और अगर वही किससे ज्यादा आ जाए तो फिर वैल्यू इन यूज अब जो भी आए वो बराबर आए, कम आए, ज्यादा आए, जो भी आएगी, आपका फाइनल डिसीजन यही होगा कि एसेट इंपेयर्ड नहीं है। तो अब जरा सेंटेंस नंबर 2 पहला पढ़ें। इफ क्या इज हायर देन क्या, इसका मतलब यहां से ऑनवर्ड्स हम भी जब क्वेश्चन करेंगे तो हम कैरिंग अमाउंट देखेंगे और पहले फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कैलकुलेट कर लिया करेंगे और वैल्यू यूज की वर्किंग से पहले हम कंपेयर कर लिया करेंगे और अगर कंपैरिजन से पता चला कि फेयर वैल्यू इज हायर देन द कैरिंग अमाउंट तो फिर वैल्यू इन यूज की वर्किंग को छोड़ के क्या नतीजा, क्या कंक्लूजन निकाल लेंगे कि हमारा एसेट इम्पेयर्ड नहीं है। इट मींस हम फिर किस चीज पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि अब इम्पेयरमेंट लॉस तो आना ही नहीं है। लेकिन सेंटेंस नंबर 2 का सेकंड लाइन अभी रहती है। इफ इट इज नॉट द केस का मतलब क्या क्या नहीं, अगर क्या नहीं है, अगर क्या नहीं है, अगर भाईजान क्या नहीं है, अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हायर देन कैरिंग अमाउंट नहीं है तो देन वो कहता है कैलकुलेट द वैल्यू यूज एंड देन सिलेक्ट द हायर फिगर। देन वो कहता है वैल्यू यूज कैलकुलेट करें, क्योंकि अभी मैं आपके सामने एक रिवाइज वर्किंग करता हूं। आप देखेंगे कि अब वैल्यू यूज के कम ज्यादा होने से हमारा डिसीजन बदल जाएगा। ये मैंने जो एग्जांपल बनाई है ये किस केस में मैंने बनाई है, बोल दें फेयर वैल्यू इज हायर देन कैरिंग अमाउंट। अब मैं एक ऑल्टरनेटिव एग्जांपल बनाता हूं जिसमें क्या आप मुझे करवाएंगे। अब आप इस तरह करें, एग्जाम्पल नंबर 2 का डेटा भी आप लिखवाएं, क्योंकि आप ये भी कह सकते हैं क्योंकि डेटा मैं अपनी मर्जी से लिख रहा हूं इसलिए शायद ये क्रॉस हो गए हैं। ये 3 क्रॉस मैंने किए हैं, सबको पता है क्यों किए हैं? ये एक्स लिखे हैं मैंने, तीनों क्रॉसेस का मीनिंग क्या था कि देयर इज नो इम्पेयरमेंट। तो 3 सिनेरियोज बनाते हैं यहां भी। कैरिंग अमाउंट आपकी तरफ से अगर आवाज आए तो अच्छा है। ये को लास्ट टाइम में हेल्प करें 500 के अलावा को बोलें, ये तो यहाँ से आवाजें पीछे गई हैं अपनी मर्जी यार। 500 और 1000 को छोड़ के कुछ बोल दे यार, थोड़ा ऊंचा बोल दे। क्या हो गया, साथ वाले से इतनी ऊंची बोली जाता है यार, मेरे से इतनी स्लो बोल रहा है। कोई एक बोल दे लास्ट लाइन में है यार, मुमीन आप ही बोल दो यार। 800 चले ठीक, 849 ठीक है चलो। तो ट्राई तो की ना बंदा। कंपेयर किससे करना है इसे, बस अब ठीक सीरियस हो जाए। रिकवरेबल अमाउंट से, रिकवरेबल अमाउंट में हायर ऑफ लेना है। पहले क्या कैलकुलेट करना है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हायर देन कैरिंग अमाउंट, तो मैंने आपको खुद समझा दिया है। अब आपने मुझे हेल्प करनी है और कोई लोअर बतानी है। और चलिए आप बताएं कौन सी मुझे पहले आवाज आएगी जरा। अच्छा ये ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछते हैं, ये ऑनलाइन स्टूडेंट आप बताएं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या है। और मैं पूरी ईमानदारी से ही काम करना चाहता हूँ, जो मेरे पास पहले आंसर आ गया वो मैं लिखूंगा और मुझे ख्वाहिश है मेरे पास आंसर आना ही नहीं। एक मिनट ठहर तो जाओ यार, एक मिनट ठहर, शायद कोई आ रहा है। ये मेरे पास पहला आ रहा है 490। आप सब लोगों को पता है, बस आप सीरियस करने की जरूरत कि हम किससे कम सोच रहे हैं, ताकि हम सेकंड सिचुएशन समझ सकें कि क्या इस केस में वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करना जरूरी है या अब भी जरूरी नहीं। नहीं अब इस वक्त जरूरी है या नहीं है यही समझना चाह रहे हैं। लेकिन अब सिचुएशन क्या बन गई है, फेयर वैल्यू इज लेस देन कैरिंग अमाउंट। अब आए वैल्यू यूज की तरफ। पहला सिनेरियो सपोज सेम कि हमने वैल्यू यूज कैलकुलेट की, बड़ी डिटेल में कैलकुलेट की और एंड में 490 आंसर आ गया। जी हायर सेलेक्ट करें, डिसीजन लें। इम्पेयरमेंट लॉस है कितना है 359। डन सर। सेकंड सिनेरियो में कैरिंग अमाउंट सेम, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल सेम, मींस फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इज लेस देन कैरिंग अमाउंट सेम। वैल्यू यूज अब आपने बतानी है और हायर बतानी है। 590 के अलावा बताएं, भाई ने बताई। ऑनलाइन स्टूडेंट्स
नहीं, आपको ये पता है किससे हायर बताना आपने? 490 से हायर, ये हायर 555 आया, ये आ गया, बोल ही नहीं रहे थे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप मुसलसल जज्बाती हुए हैं। 555 क्या अज्यूम हुआ? कैलकुलेटर पकड़ा हमने, वैल्यू यूज निकाली, 555 क्या आया, क्या आया, क्या आया? हायर सिलेक्ट करवाएं। अच्छा, यकीनन थर्ड भी आपने बताना है, लेकिन अब ये ना चक्कर पड़ जाए थर्ड मैंने ये बताना। फोकस ऑन सेकंड। नहीं, ओके ओके ओके, 555 आंसर आ गया हमारा, हायर का आंसर आया। कंपेयर किससे करना है? 849 का डिफरेंस लें। क्या इंपेयरमेंट लॉस है? कितना? 294। नंबर वन इंपेयरमेंट लॉस है और नंबर टू डिफरेंट है। ये कैसे पता चला डिफरेंट है? वैल्यू यूज कैलकुलेट की तो पता चला। नंबर 3, 849 490। अभी तक आपने, जस्ट अ मिनट, अभी तक आपने मुझे नंबर वन वैल्यू यूज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल के बराबर बताई है। नंबर टू फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल आपने, सॉरी, वैल्यू यूज आपने मुझे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल से ज्यादा बताई है। आप मुझे आप क्या बताएंगे? सपोज 300 है, चलिए आप आपको टेंशन नहीं देता, सपोज 300, सपोज 300 हायर उठाएं, 490, 359। क्या आंसर बदलता है? वैल्यू यूज की जरूरत पड़ती है? एक मेरा सिनेरियो भी और सुने। नहीं, वन और थर्ड का तो सेम है, लेकिन वन और थर्ड का सेम क्यों आ गया? क्योंकि फिर लेस वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कम आ गई। लेकिन अगर हायर आती तो क्या फिगर्स बदलने से कोई डिसीजन में चेंज आ सकता है? एक सिनेरियो मेरा देख लो, सपोज 1000 हो जाए। मैंने अभी भी कौन सा सिनेरियो बनाया? नहीं, किससे हायर? स्टेप वन क्या था? कैलकुलेट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, वो 490 थी। क्या दिस फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इज लेस देन द कैरिंग अमाउंट? मैंने सपोज वैल्यू यूज कैलकुलेट की, वो 1000 आ गई। हायर उठवाएं, 1000। अब क्या डिसीजन है? अब नो इम्पेयरमेंट लॉस। तो क्या इस सिचुएशन में अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इज लोअर देन कैरिंग अमाउंट हो जाए, तो फिर वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करने से फाइनल डिसीजन होगा कि इम्पेयरमेंट है, नहीं है, कितना है, और क्या वो बदल भी सकता है। तो आप जरा पहले सेंटेंस कंप्लीट करना है, उसके बाद इंशाल्लाह दोनों सिचुएशंस लिखते हैं। पिछले पेज में भी जगह खाली है, ढूंढते हैं जगह, अगला भी खाली है, टेंशन फ्री रहें। पहला काम क्या करें? हमेशा पहला काम क्या करें? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल कैलकुलेट करें, फिर उसका किससे कंपैरिजन कर लें, और अगर कैरिंग अमाउंट से हायर है तो फिर वैल्यू यूज की वर्किंग रहने दें, फिर जरूरत नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, इंपेयरमेंट लॉस नहीं आएगा। लेकिन अगर वाइस वर्सा हो जाए, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल इज लेस देन द कैरिंग अमाउंट, तो देन वैल्यू यूज भी कैलकुलेट करें, हायर सेलेक्ट करें, और फिर फाइनल ओपिनियन लें कि इंपेयरमेंट लॉस है नंबर वन, और अगर है तो कितना है। ठीक है सर, एक थर्ड पढ़ लें, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ आपने कहाँ लिखना। थर्ड पढ़ रहा। अब किसी सिचुएशन में अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल अवेलेबल ही ना हो, तो फिर मजबूरन क्या करें? वैल्यू यूज कैलकुलेट करें, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल भी अवेलेबल नहीं है तो वो जीरो है, और वैल्यू यूज पे जितनी आएगी शायद वही हायर बन जाएगी, और फिर वैल्यू यूज ही क्या कहलाएगी? रिकवरेबल अमाउंट कहलाएगी, और उसी की बेस पे फिर इंपेयरमेंट का डिसीजन लेते हैं। अगर किसी सवाल में प्लीज थर्ड पॉइंट क्या कहता है, क्या ना हो, तो फिर किसको कैलकुलेट कर लें? वही फिर रिकवरेबल अमाउंट बन जाएगी, उसका फिर कैरिंग अमाउंट से कंपैरिजन कर लें, और अगर कोई लॉस बनता है तो रिकॉर्ड कर लें। अब ये जो मैंने लिखा है, मेरा मुझे नजर आ रहा है नेक्स्ट पेज के, नेक्स्ट पेज इसके बाद है, आपके पास आधा सफा खाली है, तो बना लें, वहां मेरे ख्याल क्वेश्चन ही है, तो क्वेश्चन अभी कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2। अच्छा एक सेकंड, जरा एग्जाम्पल 1 की मुझे हेडिंग बनवाएं, क्या है इसमें, क्या डिस्कस हुआ था? ए फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इज हायर देन कैरिंग अमाउंट। और दूसरा तो क्या सिनेरियो था? ए फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इज, चले बनाएंगे, ऊपर नीचे बनाएगा आप एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2।
ये बट ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप क्लियर है? ये वेटिंग फ्रॉम योर साइड, अगर लिख लेंगे तो बताइए। नजर वैसे सही आ रहा है? ये चल रही है स्क्रीन? जल्दी करें, नौजवान मोबाइल के साथ मैसेजेस और पता नहीं गेम खेलना शुरू हो गए। बोर हो रहे हैं बच्चे। गेम तो नहीं ऑन की भी लग रही, जिस जिस कंसंट्रेशन से आप लगे हुए थे, मुझे लग रहा है कि गाड़ी टकरा गई। जी नोटेड। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कहीं अगर लिख ले तो बताइए।
कर लें लिखने दो। ये करने अगर रहेगा तो बता दें यार, लिख लें। जी ऑनलाइन में सब पूरा तो नहीं क्या? ये जो लिखा है आपने एग्जाम्पल 1 2 में, इसका मीनिंग क्या है? First calculate fair value less cost to sell. If it is higher than carrying amount, then no need of value use and no impairment. But if it is less than carrying amount, then calculate value use and select the higher to find out whether there is an impairment loss or not. And if the fair value less cost to sell is not available, third point, then you calculate value use and consider it as recoverable amount. ये नोट हो गया? अब आगे जो इस पेज पे रिमेनिंग बहस है, वापस आ रहे पेज नंबर 9 पे 10 इस वक्त हो रहा था, वापस पिछला पेज। इस पे जो रिमेनिंग ऑफ बहस है, ये सारी सिर्फ वैल्यू यूज पे बहस है। रिकवरेबल अमाउंट डेफिनेटली हायर ऑफ होती है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड वैल्यू यूज। लेकिन अब हमने सारी ये बहस जो आगे करनी हुई है कि वैल्यू यूज कैसे कैलकुलेट होती है और उसे कैलकुलेट करते हुए कौन सी चीजें लेनी है कौन सी नहीं। कुछ आपको आइडिया है, शायद रिपीट भी होगा यहाँ, लेकिन बहुत सारी चीजें नई भी नजर आएंगी। आई नेक्स्ट हेडिंग लिखी हुई है कैलकुलेट वो कहता है फॉलोइंग एलिमेंट्स शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द कैलकुलेशन ऑफ एसेट्स वैल्यू यूज। फॉलोइंग एलिमेंट्स वैल्यू यूज की कैलकुलेशन में नजर आने चाहिए, रिफ्लेक्टेड। फॉलोइंग एलिमेंट्स वैल्यू यूज की कैलकुलेशन में नजर आने चाहिए, रिफ्लेक्टेड नजर आने चाहिए। नंबर 1, एस्टिमेट्स ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू डिराइव फ्रॉम द एसेट। अच्छा, ये जो बातें अब होने लगी हैं, इनका मेरा ख्याल है कि इनिशियली जो हमने पहले किया है वो भी रिवाइज पहले करना, ये कहीं मैं अज्यूम ना कर लूं कि आपके ज़हन में है। ये पिछले पेजेस पे जाए, पेज नंबर 4 था या 5 था। पेज 5 पे हमने एक हेडिंग पढ़ी थी, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू यूज, और उसकी आपने एक एग्जांपल भी पेज नंबर 4 के एंड पे लिखी थी यार। प्लीज नजर आ रहा है किसी को यार? आप 5 में कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू यूज जरा पढ़े सेंटेंस पहला। नंबर 1 क्या एस्टिमेट करें? एसेट को मुसलसल इस्तेमाल करने से जो इनफ्लोज होंगे वो एस्टिमेट करें। नंबर 2, मुसलसल इस्तेमाल करने की वजह से जो आउटफ्लोज होंगे उनको एस्टिमेट करें। नंबर 3 बोले, फिर उन्हें नेट ऑफ करके प्रेजेंट वैल्यू ले लें और प्रेजेंट वैल्यूज को जमा कर लें। तो ये जो बेसिक्स हुई थी डिस्कस, इनको कैंडी ज़हन में रखें और वापस आ जाए पेज नंबर 10। तो पहला जो पॉइंट हमने पढ़ा, अगर मैं आपसे कहूं कि ये पहला पॉइंट तो उसने वही पहले 3 पॉइंट्स के एंगल से इकट्ठा कर दिया, तो ये बात शायद मेरी गलत तो नहीं है? फॉलोइंग एलिमेंट्स में नंबर 1 क्या कहता है? एस्टिमेट करें फ्यूचर। अच्छा, यह कैश फ्लोज लिखा हुआ है, अगर कैश इनफ्लो वर्ड हो जाए तो उसका मतलब जो पैसे आने हैं उन्हें एस्टिमेट करें, आउटफ्लो जो जाने हैं, और जो नेट कैश फ्लो में पैसे, नेट डिस्पोजल पे पैसे आने हैं जाने हैं, उनको एस्टिमेट करें। तो यहाँ से सिंपली कैश फ्लो वर्ड यूज करके इनफ्लोज भी कवर कर दिए हैं और आउटफ्लोज भी कवर कर दिए। तो नंबर 1
वैल्यूज यूज की कैलकुलेशन में कैश आउटफ्लोज नजर आने, कैश फ्लोज नजर आने चाहिए, चाहे वो इनफ्लोज हो या आउटफ्लोज हो। नंबर 2, फिर वो कहता है एक्सपेक्टेशंस भी नजर आनी चाहिए कि जो पॉसिबल वेरिएशंस है। दोबारा पेज 4 पर जाएगा, नहीं पेज 4, 4 के एंड पे जो आपने अपने हाथ से वर्किंग बनाई थी, उसमें जरा देखें क्या ये जरूरी है हर साल फिगर सेम ही हो, क्या इनमें वेरिएशन हो सकती है, क्या ये एक्सपेक्टेड हो सकता है कि ईयर 1 में जो फर्स्ट ईयर होगा उसमें और फिगर्स हैं, उसमें और फिगर्स हैं, तो एक्सपेक्टेड वेरिएशंस भी शामिल होनी चाहिए कैश फ्लोज की वर्किंग में। तो वापस आए जरा, सेकंड भी शायद वही लिखा हुआ, एक्सपेक्टेशन अबाउट पॉसिबल, क्या ये वेरिएशन में से क्या होती है, चेंजेस, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। अच्छा वैसे कुछ एक क्वेश्चन हमने किया था जरा डोमिनेंट होने, पेज नंबर 19 शायद था, आगे पेज नंबर डोमिनेंट फर्टिलाइजर, पेज नंबर 12 देखें जरा। डोमिनेंट फर्टिलाइजर में कांस्टेंट भी थे, तो क्या ये हो सकता है इनफ्लोज आउटफ्लोज का कोई एस्टिमेट कांस्टेंट ही हो, तो भी हो सकता है, लेकिन अगर वेरी होना है तो अकॉर्डिंगली फिर वेरिएबल एस्टिमेट्स होने चाहिए। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट होंगे, लेकिन अगर एक्सपेक्टेड है कि इसमें वेरिएशन आ सकती है तो आप फिर वेरिएबल चेंजिंग जो एस्टिमेट्स हैं उन्हें कंसिडर करके अपनी वर्किंग करेंगे। ओके, तो इसमें मेन वर्ड्स क्या है, नंबर 1 में फ्यूचर कैश फ्लोज एस्टिमेट होने चाहिए, नंबर 2 एक्सपेक्टेशन अबाउट पॉसिबल वेरिएशन, जरा साथ साथ मेरे बोर्ड पे देखते रहिएगा, इनमें मेन में वर्ड्स हाईलाइट हुआ होना चाहिए। ये 100% रटा ना तो लगना है ना रिक्वायर्ड है, मिनिमम कुछ ना कुछ वर्ड जरूर जहन में बार बार आने चाहिए ताकि ये याद हो सके। व्हाट इज नंबर 1, estimate of future cash flows, number 2 possible expectations about possible variations in the amount, timing, amount में है, years में है, वो इंशाल्लाह लंबी बहस है। देन वो कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ये टाइम वैल्यू मनी क्या चीज है, प्रेजेंट वैल्यू, ये टाइम वैल्यू मनी की वजह से हमने प्रेजेंट वैल्यू ली है। क्या फ्यूचर वैल्यू में आज से 1 साल बाद की अमाउंट में और आज की अमाउंट में चेंज है, क्यों चेंज है, वक्त की वजह से, टाइम की वजह से। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हमने कहीं कंसिडर किया है, वैल्यू यूज की कैलकुलेशन में कहीं कंसिडर किया सर? जब हमने प्रेजेंट वैल्यू ली है तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी ही की वजह से ये चेंजेस हमने प्रेजेंट वैल्यू की बेस पे कंसिडर किए हैं। अच्छा इसकी ब्रैकेट में एक और बहस हुई भी है, लेकिन हम थोड़ा सा जरा और बड़े हो जाए, पहले 1-2 सवाल कर लें फिर इसकी ब्रैकेट में जाएंगे। फिलहाल इस तरह करें, ब्रैकेट के साथ एक क्वेश्चन मार्क लगा दें। ब्रैकेट से बाहर समझ आ गया कि क्या बात हुई है, क्या बात हुई है, प्रेजेंट वैल्यू मनी, प्रेजेंट वैल्यू की बात हुई है, प्रेजेंट वैल्यू की बात हुई है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए होगा 1 साल बाद और आज आपने वैल्यू फाइंड आउट की है 90,000, तो ये डिफरेंस 10,000 का क्यों है, वक्त की वजह से। आज का 90,000 1 साल बाद अगर 1 लाख के बराबर है तो ये टाइम इन्फ्लेशन की वजह से ये जो फैक्टर है ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहलाता है। Why the future cash flow estimates would be wrong? जी हमारा साहब, what if future cash flow expectations are wrong and we calculate value use from wrong estimates and calculate loss? Why your estimates are wrong? जी हमारा, ये आपने सवाल सुना, क्या ये हो सकता है हमारे एस्टिमेट्स गलत हो? जिस वक्त आप बना रहे होंगे उस वक्त आपको क्या पता है कि गलत है, ये कब पता चलेगा गलत है, जब वक्त आएगा। तो अल्लाह रहम करे कि हम जान बूझ के गलत बना रहे हैं, ये तो जुल्म हमने करना नहीं है। और एस्टिमेट्स में क्या चेंज आ सकता है, और अगर आ जाए तो प्रोस्पेक्टिवली चेंज हो जाएगा। क्या एस्टिमेट्स में तब्दीली आ सकती है, लेकिन क्या हम ये कह देंगे बाद में कि हमारे एस्टिमेट्स रॉन्ग थे? एस्टिमेट्स चेंज हो सकते हैं सर, तो हम कभी भी 100% सही एस्टिमेट नहीं कर सकते। हम अपना बेस्ट एस्टिमेट करेंगे। ये बेस्ट एस्टिमेट क्या होता है, अपनी भरपूर कोशिश करेंगे कि फ्यूचर के बारे में जो हमें समझ आता है वो सही हो। बाद में अगर खुदा ना खासा वो डिफरेंट हो जाए तो हम ये नहीं कहेंगे हमारे एस्टिमेट्स गलत थे, हम क्या वर्ड यूज करेंगे, एस्टिमेट्स चेंज हो गए हैं और हम इंसान हैं। अगर एस्टिमेट्स चेंज होंगे तो प्रोस्पेक्टिवली मींस जब वो चेंज होंगे उन्हें कंसीडर कर लेंगे। तो व्हाई दिस टेंशन मिस्टर हमाद, इट इज सिंपली अ टेंशन। व्हाट इफ रॉन्ग, वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट, वी कैन नॉट कंट्रोल द फ्यूचर।
अल्लाह मालिक है। ना सर प्लीज, ठीक है मिस्टर मोहम्मद, क्या एस्टीमेट बदल सकते हैं? अच्छा, अगर किसी ने जानबूझ के, खुदा ना खास्ता, वैसे तो पाकिस्तान में ये बहस नहीं हो सकती, लेकिन अगर बात हुई तो शुरू कर लेते हैं। अगर जानबूझ के किसी ने एस्टीमेट रॉन्ग की बेस पे वर्किंग की हुई है और सब्सिक्वेंटली अगर पता चल गया तो ये एरर है, प्रायर एरर है, फिर हम रेट्रोस्पेक्टिवली ठीक करेंगे। प्रोस्पेक्टिवली कब करेंगे और रेट्रोस्पेक्टिवली कब करेंगे? ये क्या वर्ड बोली जा रहा हूं, क्या प्रोस्पेक्टिव, क्या रेट्रोस्पेक्टिव, ये कहां से वर्ड आ गए हैं? अगर एस्टीमेट चेंज होगा तो प्रोस्पेक्टिवली होगा। प्रोस्पेक्टिव का मतलब पिछले सालों में जो हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, ऑनवर्ड्स ठीक करेंगे करंट एंड फ्यूचर पीरियड्स में। और अगर गलती हुई थी, जानबूझ के किसने की थी, तो एरर था, वो एरर था, और एरर पे पिछले सालों में जाके ही ठीक होगा। डन है सर? लेकिन बाय डिफॉल्ट व्हेन वी यूज वर्ड एस्टिमेट, इसका मतलब ये नहीं होता कि बस हमने जो सोचा हमारे ज़हन में हमने कर दिया। हम अपनी केयरफुल एनालिसिस करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे और एक बेस्ट फिगर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन हो सकता है उसमें चेंज आ जाए, तो उसमें कोई इशू नहीं है। इंशाल्लाह हम उसे प्रोस्पेक्टिवली भी चेंज कर लेंगे। हम इंसान हैं, हम ना चाहते हुए इनएडवर्टेंटली गलती कर सकते हैं, और चाहते हुए गलतियों की बहस पाकिस्तान में मेरा ख्याल रहने देते हैं। नेक्स्ट लाइन सर। estimates of future cash flows must include, अच्छा नीचे जो आएगा ये अभी हम पढ़ के आए, जरा पढ़े, जरा सही वही लिखा हुआ। तो कहता है estimates of future cash flows must include, नंबर 1 बताएंगे कैश इनफ्लोज कौन से, मुसलसल यूज की वजह से कैश इनफ्लोज। दूसरा, that are necessarily incurred to generate the cash inflows from continuing use of, वो कैश आउटफ्लोज भी लें जो जरूरी हैं कैश इनफ्लोज को कमाने के लिए, मुसलसल एसेट को अगर इस्तेमाल करना है। और थर्ड वन भी वही है, नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स फ्रॉम द एंड ऑफ द, शायद जरा एक सेकंड बोर्ड पे देखें, जो ऊपर हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था उसी की एक्सप्लेनेशन नीचे आई है, उसको जरा इस तरह से लिंक करना। जो फर्स्ट ऊपर पढ़ा था कि एस्टिमेट करें कैश फ्लोज, तो उसमें इनफ्लोज भी एस्टिमेट करें, आउटफ्लोज भी एस्टिमेट करें, और अगर कोई नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स हैं एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ तो उसको भी एस्टिमेट करें। चलो आगे जैन सर, नेक्स्ट लाइन। और कंसंट्रेशन जैसे जैसे आगे जाता जा रहा हूं बढ़नी चाहिए। देन वो कहता है एस्टिमेट्स ऑफ कैश आउटफ्लोज, पैसे आने की बात हो रही है, जाने की। एस्टिमेट्स ऑफ कैश आउटफ्लोज शुड इंक्लूड only future expenditures that is necessary to maintain the asset at a standard of performance assessed immediately before the expenditure is made। इसमें मेन वर्ड्स हैं शुरू के चंद एक, और देन एक मेंटेन द एसेट का वर्ड जरा अंडरलाइन कर लेना, या पहला सेंटेंस कह लेना। estimates of future cash outflows should include only future expenditure that is necessary to maintain the asset। आगे जो लिखा हुआ वो इंशाल्लाह मैं डिस्कस करते हुए इंशाल्लाह बोल दूंगा, पहला सेंटेंस अंडरलाइन करना। अब मेरी बातें यहां से आपने बहुत ज्यादा गौर से सुनना शुरू करनी है। देखिए सर जी, अगर आपने इंपेयरमेंट लॉस की कैलकुलेशन करनी है और आपकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कैरिंग अमाउंट से कम आ गई है, ये वर्ड सुने किसने गौर से, तो क्या फिर आप वैल्यू यूज कैलकुलेट करेंगे? वैल्यू यूज बेटा अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो सपोज डेट है 30 जून 2023, क्या ये फ्यूचर की वर्किंग होती है या कोई पास्ट की वर्किंग होती है? हम सपोज खड़े हैं 30 जून 2023 पे, और जिस एसेट की हम बात करने लगे हैं उसकी रिमेनिंग लाइफ 3 साल रह गई है। देयरफॉर 2024 सॉरी 2025 और 2026 में मैं वैल्यू यूज की वर्किंग कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट इस सारी वर्किंग का ये है कि हमने देखना ये है कि 30 जून 2023 वाले दिन हमारा जो एसेट है, फॉर एग्जांपल मशीन, किस दिन खड़े वर्किंग कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जिस दिन खड़े आप वर्किंग कर रहे हैं उस दिन आपने ये देखना है, उस दिन खड़े होके ये देखना है आपने कि अगर ये एसेट इसी तरह का रहे जिस तरह का ये है और रिमेनिंग ईयर्स में यूज हो, तो ये हमें कितने इनफ्लोस
और आउटफ्लोज जनरेट करके दे देगा। जिस दिन आप वर्किंग करने लगे हैं उस दिन खड़े होके आपका एसेट जिस तरह का है, अगर ये एसेट उसी तरह का अगले सालों में रिमेनिंग लाइफ में रहे तो हमें कितने इनफ्लोज आउटफ्लोज जनरेट कर देगा, ये हम इस वैल्यू यूज की वर्किंग में देखना चाहते हैं। मींस फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आपका 2 साल बाद ये प्लान है कि हम इस मशीन को ओवरहॉल करवा लेंगे और ओवरहॉल करवाने के नतीजे में इसकी लाइफ सपोज 5 साल और बढ़ जाएगी। अगर आपका ये इरादा है तो आपने उस इरादे को कंसिडर करके ये वर्किंग नहीं करनी है। आपने जिस हाल में ये एसेट बढ़ा लें सर आवाज, ठीक है? या सर आवाज का प्लीज इश्यू रिजॉल्व हो गया? जी सर, सॉरी पर इनकन्वीनियंस, बात मैं ये कर रहा था। प्लीज सर, बात मैं ये कर रहा था सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। बात ही हो रही थी। जर्नलिस्ट सब आवाज का इशू तो नहीं? वैल्यू यूज की वर्किंग करते हुए आप जिस डेट पे ये वर्किंग कर रहे हैं उस डेट पे खड़े होके आपने ये देखना है कि अगर ये एसेट जिस कंडीशन पे है 30 जून 2023 पे, उसी कंडीशन में बरकरार रहे ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, तो कितने इनफ्लोज और आउटफ्लोज जनरेट कर देगा। बात का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका ये इरादा भी है कि आपने फ्यूचर में अपने इस एसेट को एनहांस कर लेना है, ओवरहॉल करवा के इसकी कैपेसिटी बढ़ा लेनी है, इसे रिन्यू कर लेना है और उसकी वजह से इसकी कोई लाइफ बढ़ने का चांस है, तो वो आपने अपनी इस वैल्यू यूज की वर्किंग में कंसिडर इस वक्त नहीं करना है। जब वो ओवरहॉलिंग फॉर एग्जांपल 2 साल बाद करवा लेंगे और उस वक्त अगर खड़े होकर वैल्यू यूज की वर्किंग करेंगे 2 साल बाद खड़े होके, तो फिर जब फ्यूचर कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज एस्टिमेट कर रहे होंगे तो उस वक्त फिर हम देखेंगे कि उस वक्त अब हमारा एसेट जिस कंडीशन में आ गया है, अब इस कंडीशन में आने के बाद हमें कितने इनफ्लोज आउटफ्लोज जनरेट कर देगा। इन अदर वर्ड, जब ओवरहॉलिंग करवा लेंगे तो ओवरहॉलिंग करवाने के बाद जो इनफ्लोज आउटफ्लोज एक्सपेक्टेड है वो जरूर आप कंसिडर करें। लेकिन इस वक्त अगर ओवरहॉलिंग नहीं करवाई आपने तो इस वक्त खड़े होके जिस कंडीशन में आपका एसेट है, अब वर्ड्स मेरे को समझ आ रहे हैं? जिस कंडीशन में एसेट किस दिन है, इसी कंडीशन में अगर रहे ये रिमेनिंग ईयर्स में, तो हमें कितने इनफ्लोज आउटफ्लोज जनरेट कर देगा। असल में ये वैल्यू यूज का कॉन्सेप्ट इस वक्त सारा क्या है, हम एक कैरिंग अमाउंट है,
किस एसेट की कैरिंग अमाउंट है? मशीन है फॉर एग्जांपल, तो इस वक्त जो मशीन है उसकी कैरिंग अमाउंट है। इसी वक्त ये कितने की सेल हो सकती है और सेल करने पे खर्चा कितना है, ये है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। और इसका फिर एक कंपैरिजन ये भी हो रहा है कि इस वक्त ये मशीन जिस तरह की है, अगर यही एज इट इज रिमेनिंग लाइफ में इस्तेमाल हो तो कितनी वैल्यू यूज जनरेट कर सकती है। हम इस वक्त 30 जून 2023 पर अगर वर्किंग कर रहे हैं तो इसी दिन की कैरिंग अमाउंट होनी चाहिए, इसी दिन की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होनी चाहिए, और इसी दिन की वैल्यू यूज एस्टिमेट करते हुए इस दिन मशीन जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में अगर ये मशीन बरकरार रहे ओवर द यूजफुल लाइफ तो कितने इनफ्लोज आउटफ्लोज जनरेट करेगी, उसकी बेस पे वैल्यू यूज की वर्किंग होनी चाहिए। अगर आपको कोई प्लान है कि आपने को खर्चा करना है जिससे मशीन एनहांस हो जाएगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से मशीन ओवरहॉल हो जाएगी, तो उस वक्त अगर तो ये प्लान है कि हो जाएगी तो उसको इस वक्त कंसिडर नहीं करना। इम्प्रूवमेंट के खर्चे कंसिडर नहीं करने, और ना ही इम्प्रूवमेंट की वजह से अगर कोई बेनिफिट्स एक्सपेक्टेड है तो उन्हें कंसिडर करना है। लेकिन ये सारी बात जो मैंने आपके सामने बोली है उस सबको बोलने का मकसद, मेरा ये आखिरी सवाल है जैसे मैं करने लगा हूं, क्या अगर इस मशीन को इसी कंडीशन में रखने के लिए तो फ्यूचर में रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवानी पड़े तो क्या उस खर्चे को कंसिडर करेंगे? क्या इस मशीन को अगर इसी कंडीशन में रखने के लिए फ्यूचर में कोई ऑयल चेंज करवाना पड़ जाए तो क्या वो खर्चा कंसिडर करेंगे? वो यार मशीन को बरकरार रखने के लिए, इसी कंडीशन में बरकरार रखने के लिए, फॉर एग्जांपल आपने बाइक ली है, उस बाइक को बाइक की कंडीशन सेम रखने के लिए अगर कोई आपको ऑयल चेंज करवाना पड़ता है तो क्या उसे कंसिडर करना चाहिए? लेकिन अगर आपके ये प्लान है मैंने इस बाइक को पर लगवा के जहाज बना लेना है, तो जब तक वो नहीं करेंगे उस वक्त वो खर्चा कंसिडर नहीं करना। मेंटेनेंस के खर्चे क्यों कंसिडर करने हैं और इंप्रूवमेंट के क्यों नहीं करने हैं? इंप्रूवमेंट से तो फिर ये एसेट उस कंडीशन में ही नहीं रहेगा जिस कंडीशन में एग्जिस्ट करता है। अच्छा, ये मेंटेनेंस कहते किसे, मेंटेन का मतलब क्या होता है? बरकरार का मीनिंग एसेट जिस कंडीशन में है इसी कंडीशन में बरकरार रखने के लिए अगर कोई रूटीन रिपेयर एंड मेंटेनेंस इंकर होनी है तो वो आउटफ्लोज में लेंगे। लेकिन अगर कोई इंप्रूवमेंट या इनहांसमेंट करनी है तो उससे, क्योंकि एसेट इस कंडीशन में नहीं रहेगा जिस कंडीशन में है, तो उसे फिर आउटफ्लोज में कंसिडर नहीं करेंगे, और उसकी वजह से अगर कोई इन्फ्लुएंस है तो उसे भी कंसिडर नहीं करेंगे। आई होप कि मैं को बात समझा सका हूं। मैंने क्या समझाने की कोशिश की, एक लाइन आपने अंडरलाइन की थी, जरा वो लाइन पढ़ा। Estimate of cash outflows should include only future expenditure that are necessary to maintain the asset at a standard of performance जो इस वक्त है। मेंटेन रखने वाले खर्चे कंसिडर करने सर जी, करने हैं सर। वो क्यों करने हैं? ताकि एसेट इसी कंडीशन में रहे जिसमें वो है। इंप्रूवमेंट वाले क्यों नहीं लेने? क्योंकि उससे फिर करंट कंडीशन बदल जाएगी। हम करंट कंडीशन में एसेट जिस तरह है उसको एज इट इज ज़हन में रख के ये वर्किंग करना चाह रहे हैं। सारी स्टोरी का क्रक्स ये है कि एंड में जाए, सेकंड लाइन के एंड में रिपेयर एंड मेंटेनेंस को कंसिडर करेंगे, लेकिन क्या कंसिडर नहीं करेंगे? रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्यों कंसिडर करेंगे और इंप्रूवमेंट एनहांसमेंट ओवरहॉलिंग के खर्चे क्यों कंसिडर नहीं करेंगे? नहीं मतलब ये सोच लें काइंडली जरा। मेरे सारी बहस का क्रक्स ये है कि एसेट जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में वैल्यू यूज कैलकुलेट होनी चाहिए। लेकिन अगर जिस वो कंडीशन में है उसको बरकरार रखने के लिए कोई रेगुलर रिपेयर एंड मेंटेनेंस है तो वो तो जरूरी होगी ताकि वो रेगुलरली इस्तेमाल हो सके। लेकिन इंप्रूवमेंट इनहांसमेंट से एसेट की करंट कंडीशन फिर बरकरार नहीं रहेगी। वो तब कंसिडर करेंगे जब वो इंप्रूवमेंट हो जाएगी, तो फिर इंप्रूवमेंट हो जाने के बाद एसेट उस कंडीशन में आ गया कि वो इंप्रूव हो गया है, तब अगर वो इंप्रूव हो गया है तो फिर उसके इनफ्लोज भी कंसिडर करें और उसके वजह से आउटफ्लोज अगर फ्यूचर में होने। अच्छा, उस इंप्रूवमेंट के बाद अगर कोई रिपेयर होनी है तो क्या उसे कंसिडर करेंगे सर? लेकिन उस इंप्रूवमेंट के बाद अगर उसे बरकरार रखने के लिए रिपेयर करवानी है और अगर उस इंप्रूवमेंट के बाद आपका प्लान है कि इसको जहाज से मैंने फ्लाई शटल बना देना है तो वो कंसिडर नहीं करें। बरकरार रखने के खर्चे तो कंसिडर करें। ये अब ये सेंटेंस में समझ आ गया। एक छोटा सवाल, रिपेयर मेंटेनेंस कंसिडर करेंगे
और इंप्रूवमेंट को कंसिडर नहीं करेंगे। एसेट को किस कंडीशन में रखना है, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर हो गया? प्लीज यार, सॉरी फॉर क्वेश्चन, कल बताएंगे, चलो मैं वेट करूंगा। नेक्स्ट हेडिंग आ गई है बेटा, कैश फ्लोज टू बी एक्सक्लूडेड। बहस हो रही है वैल्यू इन यूज की, और बहस कहां पहुंच गई है कि वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन में कौन सी कैश फ्लोज नहीं लेनी। सारी नीचे जो लिस्ट बनी हुई है ये एक्सक्लूड रखनी है, वैल्यू यूज की वर्किंग में ये इंक्लूड करनी है। ये हम पढ़ने ही क्या लगे हैं कि कौन सी कैश फ्लोज वैल्यू यूज की कैलकुलेशन में नहीं आनी, कौन सी नहीं आनी, क्यों नहीं आनी, आए बहस शुरू करें। पहले तो एक सेंटेंस अंडरलाइन कर ले, मैंने बहुत दफा भी बोला, कैश फ्यूचर कैश फ्लोज आर एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन एसेट्स करंट कंडीशन। क्या मतलब एसेट्स करंट कंडीशन? एसेट जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में रख के खर्चों के बारे में सोचना है। केयर मस्ट देयरफॉर बी टेकन नॉट टू इंक्लूड द एक्सपेक्टेड। जितना नीचे आएगा ये इंक्लूड करना है, ये एक्सक्लूड करना है। वो कह रहता है एहतियात करें ताकि नीचे जो चीजें लिखी हुई हैं ये कहीं इंक्लूड ना हो जाए। नंबर 1, कैश इनफ्लोज फ्रॉम दैट रिलेट टू अदर एसेट्स। डोमिनेंट में जाए, पेज नंबर 12, डोमिनेंट पेज नंबर 12, प्लीज पेज नंबर 12 बेटा, आगे हो गए यार, 10 के बाद 12 यार, मेरी बातें इतनी मुश्किल हो गई हैं सर। डोमिनेंट फर्टिलाइजर वाले सवाल में 2 प्लांट्स थे, क्या प्लांट 1 की वर्किंग करते हुए प्लांट 2 की फिगर्स ले लें और प्लांट 2 की वर्किंग करते हुए प्लांट 1 ले लें? तो खुदा के लिए ये तो ना कह दीजिएगा मुश्किल है यार। पहली केयर क्या रखें, कैश इनफ्लोज दैट रिलेट टू अदर एसेट्स को कंसिडर, कहां लिखा है कंसिडर नहीं करना? ऊपर मेन हेडिंग यही है। वो कब कंसिडर हो जाएंगे, ब्रैकेट में जाए, since these will be taken into account when assessing the value use of that other asset। प्लांट 1 की वर्किंग कर रहे हैं तो प्लांट 2 की फिगर्स नहीं लेनी। प्लांट 2 की फिगर्स कब कंसिडर हो जाएंगी, जब प्लांट 2 की वर्किंग करेंगे। तो नंबर 1 क्या चीज एहतियात रखनी है कि दूसरे एसेट्स के कैश फ्लोज कहीं बीच में ना आ जाए। नंबर 2, पढ़ने से पहले नंबर 3 पे 1 मिनट आए, ये अभी बात हो गई है। कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज दैट रिलेट टू फ्यूचर एक्सपेंडिचर दैट विल, यार मैंने तो कहा था नहीं लेना, कहां लिखा है नहीं लेना? याद रखिएगा बार बार ऊपर हेडिंग है नहीं लेना। ऊपर तो मैंने कहा था रिपेयर मेंटेनेंस लेनी, रिपेयर मेंटेनेंस लेनी है, क्या नहीं लेना? ना इनफ्लोज लेने जो होंगे एसेट को एनहांस करने के लिए, और ना उस एनहांसमेंट के बाद जो इनफ्लोज होने हैं वो लेने, करंट कंडीशन के लेने। देन आ जाए नंबर 2 पे, कौन सा मैंने पढ़ा अभी, 1 एंड 3 पढ़ा, सेकंड में आ जाए। सेकंड में हमारी जरा इंग्लिश का थोड़ा सा टेस्ट के साथ अकाउंटिंग का भी, कैश आउटफ्लोज दैट हैव ऑलरेडी बीन रिकॉग्नाइज्ड का मतलब बता दें, एज लायबिलिटीज। वो कहता है वो कैश आउटफ्लोज भी नहीं लेने जो उन लायबिलिटीज के अगेंस्ट होने हैं जिन्हें हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है। ब्रैकेट में 1 सेकंड जाएं, आइदर एज पार्ट ऑफ एसेट और एज पार्ट ऑफ एक्सपेंस। कभी आपने एंट्री सुनी है, कौन सी? प्लान डेबिट, प्लान डेबिट, पेएबल क्रेडिट। मुझे अंदाजा है कि जरा बोरिंग सा हो जाता है, इंशाल्लाह हमने बस एक पॉइंट और पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन करना है, लेकिन बड़ा ही मजबूरी है, एग्जाम में बोर ज्यादा होना पड़ेगा अगर आज बोर ना हुए। कभी आपने सुनी है एंट्री एसेट डेबिट पेएबल क्रेडिट? अगर ये एंट्री कर ली जाए, मेरे वर्ड सुने गौर से, एसेट डेबिट पेएबल क्रेडिट, तो क्या इसका मतलब लायबिलिटी कोई रिकॉग्नाइज हो गई है? एसेट लायबिलिटी है पेएबल लायबिलिटी, लेकिन वो पेएबल लायबिलिटी जब रिकॉग्नाइज हुई है तो क्या एज अ पार्ट ऑफ एसेट रिकॉग्नाइज हुई है? मींस उसे सेकंड इफेक्ट उसका एसेट में। लेकिन कभी आपने ये एंट्री सुनी, सैलरी एक्सपेंस डेबिट
और पेएबल क्रेडिट एंड में इंशाल्लाह हंस के जाएंगे, आपकी बात याद रखूंगा मैं। कभी आपने एंट्री सुनी है सैलरी एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट? क्या यहाँ भी अगर ये एंट्री हो जाए तो क्या यहाँ भी लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज हो गई है, लेकिन एज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंस? सेकंड इफेक्ट असल में ब्रैकेट के अंदर वो ये बताना चाह रहा है कि हो सकता है लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करते हुए आपने या तो कोई एसेट डेबिट किया हो और या आपने कोई एक्सपेंस डेबिट किया हो। इन अदर वर्ड्स ये मैटर नहीं करता है कि एसेट डेबिट हुआ है या एक्सपेंस डेबिट हुआ है, अगर कोई लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज हो गई थी और उसके अगेंस्ट कोई आउटफ्लो होना है तो वो आपने कंसिडर नहीं करना। क्यों नहीं करना, अभी बात मेरी खत्म नहीं, अभी शुरू होने लगी है। ये सेंटेंस के पहले मैंने बिल्कुल सिंपल एक ट्रांसलेशन कर दी है, दोबारा पढ़ें जरा क्या सेंटेंस लिखा हुआ है। कैश इनफ्लोस की बात हो रही है आउटफ्लोस की? किन के अगेंस्ट कैश आउटफ्लोस की बात हो रही है? रेकॉग्नाइज लाइबिलिटीज के अगेंस्ट जिन्हें हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, या एसेट डेबिट करके या एक्सपेंस डेबिट करके। अब मेरे वर्ड जरा गौर से सुना जरा और मेरी तरफ देखा जरा। आपने एंट्री की है प्लान डेबिट सपोज और पेएबल क्रेडिट, लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज्ड है। क्या पैसे अभी फ्यूचर में जाने हैं? फ्यूचर में जाना? मुबीन ये फिर प्रॉब्लम कर रहा मुझे लग रहा है। मुबीन ये इसका फिर चार्जिंग जरा यार सही तरह कर दे, ये फिर बंद होने लगा जरा। आप इतनी पीछे वैसे क्यों चले गए? ये जरा तो इसकी जरा सही या मुझे बता दो कहाँ से ये फिर बंद हुई है इसकी चार्जिंग, रुका हुआ तो हो जाए ना बंद। ये लगा दो उसका, क्यों नहीं चल रहा? नहीं हो रहा ना, आगे नहीं जा रहा इसे, फिर अभी लाइट कम हुई है इसकी। ये जरा मेरी तरफ देख रहे थे सर, और प्लान डेबिट कंसिडरेट जी प्लीज। प्लान डेबिट पेएबल क्रेडिट अगर एंट्री हो, इसका मतलब लायबिलिटी रिकॉग्नाइज हो गई है, लेकिन पैसे अभी फ्यूचर में जाने हैं। सीरियस नहीं आप, और इस वक्त फुल सीरियसनेस रिक्वायर्ड है। अगर एंट्री हुई है सैलरी डेबिट और पेएबल क्रेडिट, तब भी लायबिलिटी रिकॉग्नाइज्ड है और पैसे फ्यूचर में जाने हैं। लेकिन अगले वर्ड्स मेरे सुने गौर से, अगर बेटा आपने लायबिलिटी रिकॉग्नाइज कर ली है तो क्या पैसे अब फ्यूचर में जाने ही जाने हैं, चाहे हम एसेट इस्तेमाल करें या ना इस्तेमाल करें? अब आए, ये सारी बात इस वैल्यू यूज की बहस में कहां से आ गई? एक हमारी मशीन है, हम इस मशीन की वैल्यू यूज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। हम देखना ये चाह रहे हैं कि अगर ये मशीन अगले 3 सालों में इस्तेमाल हो तो कितने इनफ्लोज होंगे, कितने आउटफ्लोज होंगे। लेकिन अगर कोई रिकॉग्नाइज लायबिलिटी है जिसे हम लायबिलिटी बना चुके हैं, पैसे तो वो भी फ्यूचर में जाने हैं। बात सही है यहां तक मेरी? लायबिलिटी के अगेंस्ट सेटलमेंट तो फ्यूचर में होनी, पैसे तो फ्यूचर में जाने हैं, लेकिन हम एसेट इस्तेमाल करें या ना करें, क्या रिकॉग्नाइज लायबिलिटीज के अगेंस्ट अब आउटफ्लो होना ही होना है? वो आउटफ्लो तो फ्यूचर में होना है, लेकिन किस चीज पे डिपेंडेंट नहीं है? कॉन्टिन्यूइंग यूज ऑफ एसेट पे डिपेंडेंट नहीं। मेरी बात किसी को समझ आई है? क्या रिकॉग्नाइज्ड लायबिलिटीज के अगेंस्ट फ्यूचर में कैश आउटफ्लो होता नहीं है? होता तो है, लेकिन वो होना ही होना है, चाहे हम अपने एसेट को इस्तेमाल करें या ना करें। वैल्यू इन यूज की वर्किंग में हम देखना क्या चाहते हैं कि अगर इस एसेट को इसकी रिमेनिंग लाइफ में इस्तेमाल किया जाए तो फिर कितने इनफ्लोज होंगे और कितने आउटफ्लोज होंगे। इन अदर वर्ड्स, अगर यूज करें ना करें एक आउटफ्लो होना ही होना है या कोई इनफ्लो होना ही होना है, तो वो वैल्यू यूज की कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं होगा। तो फ्यूचर में इनफ्लो भी ऐसा हो सकता है जो होना ही होना है, चाहे हम एसेट इस्तेमाल ना करें। ये पॉइंट नंबर 2 के साथ आए, ये जो पॉइंट नंबर 2 पढ़ रहे हैं इसके साथ एक ब्रैकेट ऑल खोलें जरा, एक वर्ड लिखें जरा, रिकॉग्नाइज्ड रिसीवेबल, और इसका मीनिंग बताएं जरा, क्या मतलब रिकॉग्नाइज्ड रिसीवेबल?
क्या ये भी हो सकता है कि आपने क्रेडिट पे सेल कर दी है और पैसे नहीं मिले? तो एंट्री बताएंगे क्या होती है? प्लीज एंट्री बताएंगे यार। रिसीवेबल डेबिट और सेल क्रेडिट। क्या रिसीवेबल तभी डेबिट होगा अगर सेल हो गई है? तो सर जी सेल किए से पहले तो रिसीवेबल हो जाएगा ना यार। क्या ये पैसे मिल गए हैं या मिलने हैं? कब मिलने हैं? फ्यूचर में ही मिलेंगे। लेकिन अगर हम अपनी मशीन को इस्तेमाल ना भी करें तो क्या ये वाले पैसे अब हमें मिलने ही मिलने हैं? वो कैसे मिलने? मशीन इस्तेमाल करेंगे तो मिलने ना यार। ये तो कौन सी चीजें हमने बेची होंगी? क्या जो ऑलरेडी बन चुकी होंगी? तब हम मशीन इस्तेमाल करें ना करें तो रिकॉग्नाइज रिसीवर्स के अगेंस्ट इनफ्लोज हो या रिकॉग्नाइज लाइबिलिटीज के अगेंस्ट आउटफ्लोज हो। होना तो इन्होंने फ्यूचर में ही इन और आउट है, लेकिन इसे अपनी वैल्यू यूज की वर्किंग में क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि इन्होंने इन और आउट होना ही होना है, चाहे हम एसेट को यूज करें या ना करें। वैल्यू यूज की वर्किंग होती क्या जी? एसेट को करंट कंडीशन में रख के क्या किया जाता है कि अगर इसे इस्तेमाल किया जाएगा तो कितने इन और आउटफ्लोज होंगे, और अगर इस्तेमाल करें या ना करें पैसे इन और आउट होने ही होने हैं, तो वो फिर हम कंसिडर नहीं करेंगे। ये लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज होती कब है? जब लाइबिलिटी हो जाए। लाइबिलिटी कब हो जाती है? जब खर्चा हो चुका हो। खर्चा हो गया है तभी आप पेबल बनाएंगे अगर पैसे नहीं दिए। तो अगर हम एसेट इस्तेमाल ना भी करें तो उन रिकॉग्नाइज लाइबिलिटीज के अगेंस्ट और उन रिकॉग्नाइज रिसीवर्स के अगेंस्ट हमें इनफ्लो आउटफ्लो हो ही जाने हैं। वो फ्यूचर यूज ऑफ एसेट पे डिपेंडेंट नहीं है। आई होप कि मैं कुछ समझा सका हूं। क्या समझाया जरा बता देंगे क्या समझाया? क्या रिकॉग्नाइज रिसीवर्स और पेबल्स का इनफ्लो आउटफ्लो लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वो फ्यूचर यूज ऑफ एसेट पे डिपेंडेंट नहीं। हम कौन से इनफ्लोज आउटफ्लोज लेंगे? जो उस वक्त होंगे जब हम मशीन को इंशाल्लाह फ्यूचर में यूज करेंगे। एनी कंफ्यूजन जी ऑनलाइन स्टूडेंट? एनी कंफ्यूजन सर? कौन से 3 पॉइंट्स हो गए शॉर्ट वर्ड से बताइए। नंबर 1 पॉइंट क्या है? एक्सक्लूड करने हैं हमने। नंबर 1 क्या एक्सक्लूड करना है? दूसरे एसेट्स के इनफ्लोज आउटफ्लोज एक्सक्लूड करने। नंबर 2 रिकॉग्नाइज लायबिलिटीज और रिकॉग्नाइज रिसीवर्स के इनफ्लोज आउटफ्लोज इग्नोर करने हैं। नंबर 3 इंप्रूवमेंट एनहांसमेंट वाले खर्चे भी इग्नोर करने हैं। अगला पढ़ने से पहले जरा नीचे जाएं और सेकंड लास्ट होने के पहले वो करना था। नॉन कैश ट्रांजैक्शंस एक्सक्लूड करनी है। कंसंट्रेशन से बात सुने जरा। डेप्रिसिएशन की एंट्री बताएं। आराम से दोबारा बताया, हमने तेजी से बताई। क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है? कैश आ रहा है जा रहा है? मैंने इसीलिए रिक्वेस्ट की थी आराम से एंट्री बताएं। डेप्रिसिएशन डेबिट, कैश क्रेडिट, पेबल क्रेडिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है? लेकिन ये कोई आउटफ्लो नहीं है। अगर आप वर्ड्स नोट कर रहे हो तो पिछले 2-3 दिनों से हम इनफ्लोज आउटफ्लोज वर्ड यूज कर रहे हैं। तो क्या डेप्रिसिएशन वैल्यू यूज की वर्किंग में आएगी? क्यों नहीं आएगी? ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। बैड डेट्स की एंट्री मेरी तरफ भेजें जरा। क्या बैड डेट्स एक्सपेंस हैं, लेकिन क्या कैश इन हो रहा है या आउट हो रहा है? इन हो रहा है, आउट हो रहा है। और बताइए एंट्री से पता चलेगा। बैड डेट्स की एंट्री बताएं। बैड डेट्स डेबिट, कैश क्रेडिट, डेटर क्रेडिट या अलाउंस क्रेडिट। कैश ना इन हो रहा है ना आउट हो रहा है। खर्चा तो है लेकिन कैश इनफ्लो आउटफ्लो नहीं है। रिवैल्यूएशन सरप्लस की एंट्री बताएं। मायूसी ना फैलाएं। रिवैल्यूएशन सरप्लस की एंट्री बताएं। रिवैल्यूएशन लॉस की एंट्री बताएं। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई ट्रांजैक्शन नॉन कैश है या कैश है? जिस डबल एंट्री में ना कैश डेबिट हो रहा है ना कैश क्रेडिट हो रहा है, वो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। कैश डेबिट होने का मतलब वो इनफ्लो नहीं है। कैश आउट होने का मतलब वो आउटफ्लो नहीं है।
नॉन कैश ट्रांजैक्शंस की कोई बहस इस वैल्यू यूज की वर्किंग में नहीं है। ये कोई प्रॉफिट्स की बहस नहीं हो रही, ये कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज की बहस हो रही है। तो अगर आपके एग्जामिनर ने आपको टेस्ट करने के लिए बीच में कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन दे दी, तो क्या आप उसे इंक्लूड कर लेंगे या एक्सक्लूड कर लेंगे? कहाँ लिखा है एक्सक्लूड कर लेंगे? हम ही कर देंगे, वो तो ऊपर लिखा हुआ है। ऊपर से जो लिखा है उसके कितने पॉइंट्स अब हो गए हैं? चौथा कौन सा भी पड़ा है? अब तरतीब के मुताबिक चौथे पे आ जाइए। नॉन कैश ट्रांजैक्शन समझ आ गए? इनफ्लो आउटफ्लो की बहस है जी। तरतीब में फोर्थ पे पहुंचा मैं। असल में पहले वो कर लें जो जरा शायद आपके लेवल के कुछ जो चीजें उसने। बैड डेट्स कैश ट्रांजैक्शन ही तो है। बात तो आपकी बड़ा सही है, लेकिन है नहीं वैसे। कैश ट्रांजैक्शन बेटा वो होती है, मतलब नहीं, मतलब कैश ट्रांजैक्शन वो होती है जिसमें कैश या तो डेबिट हो रहा हो और या कैश क्रेडिट हो रहा हो। तो बैड डेट्स की एंट्री या बैड डेट्स डेबिट डेटर्स क्रेडिट है अगर एक्चुअल बैड डेट्स हो गए, और अगर कोई एस्टिमेटेड बैड डेट्स है तो बैड डेट्स डेबिट, अलाउंस क्रेडिट है, प्रोविजन क्रेडिट है, नेवर कैश डेबिट है, नेवर कैश क्रेडिट है। हमारी जेब से ना कैश जाता है, ना हमारी जेब में एक्स्ट्रा कैश आता है। मेरे वर्ड्स अगले गौर से सुने। हाँ, सिर्फ ये होता है कि अगर बैड डेट्स हो जाए तो हमें कम कैश आता है, लेकिन हमारी जेब से कोई कैश आउट नहीं होता। डेप्रिसिएशन में भी कैश आउट नहीं है, कैश आउट पहले हो गया था, बाद में डेप्रिसिएशन होने से एसेट कम हुआ है। ठीक है जी, प्लीज। ये 3-4 पॉइंट्स हुए, इसमें से अब फोर्थ पॉइंट पे है जो लिखा हुआ है, पहले एज इट इज पढ़े जरा। कैश इनफ्लोस आउटफ्लोस फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, वर्ड अंडरलाइन करें, ब्रैकेट में जाएं। इंटरेस्ट पेमेंट्स वर्ड अंडरलाइन करें। डेफिनेटली फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में और चीजें भी आती हैं, फिलहाल आप इंटरेस्ट समझें, आगे और बढ़ें। बिकॉज कैश फ्लोज आर लेटर डिस्काउंटेड टू प्रेजेंट वैल्यू यूजिंग अ डिस्काउंटेड दैट टेक्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब ये जो बहुत कुछ लिखा हुआ है इंग्लिश में, इसको समझने के लिए एक सेकंड बोर्ड पर देखिए। लेट्स अज्यूम, कुछ फिगर्स अज्यूम कर रहा हूँ, 100 मिलियन, 80 मिलियन, 30 मिलियन। आउटफ्लोज अदर देन इंटरेस्ट। आपने सपोज एक लोन भी लिया हुआ है, अगर लोन हो तो उसका कोई इंटरेस्ट होता है, और अगर कोई इंटरेस्ट हो तो क्या उसके अगेंस्ट कोई कैश आउटफ्लो होता है? जब आप पे करेंगे तो इंटरेस्ट कैश आउटफ्लो होगा। इंटरेस्ट की एंट्री बताए। हाँ, हो सकता है वक्ती तौर पे पेबल हो, लेकिन बाद में पेबल ने पे भी होना है, तो अल्टीमेटली ये कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने इस वक्त जो आउटफ्लोज आपके सामने लिखने हैं, जो मैंने लिखा है उसके मुताबिक क्या मैंने इसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस की पेमेंट को कंसिडर किया? फिलहाल मैंने किया नहीं। फिलहाल मैंने किया इसलिए नहीं है ताकि वो मैं जरा आपको अलहदा दिखा दूं। अगर हमने कोई लोन लिया हुआ है और ये एक्सपेक्टेड है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस का कोई आउटफ्लो होना है, और सपोज 5 मिलियन, 4 मिलियन और 6 मिलियन इंटरेस्ट कैलकुलेट होना है अगले 3 सालों में, क्या अब मैंने इंटरेस्ट को भी कंसिडर कर लिया है? कर लिया है सर। अब बेटा अगर मैं इंटरेस्ट को कंसिडर करके अपने नेट कैश फ्लोस कैलकुलेट करूं, तो कैलकुलेटर मैं पकड़ी को वर्किंग को मैं से कर लेता हूं, जरा चेक कर लो। 55, 26 एंड 40। मैंने आपके सामने इस वक्त जो वर्किंग की है, मैंने वो वर्किंग करते हुए आउटफ्लोज में इंटरेस्ट एक्सपेंस को कंसिडर करके वर्किंग की है। इन अदर वर्ड्स, क्या मेरे नेट कैश फ्लोज में से इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस हो गया है? आपको पता है जब ये नेट कैश फ्लोज आ जाती हैं तो फिर इनकी प्रेजेंट वैल्यू भी कैलकुलेट होती है, और फिर जब प्रेजेंट वैल्यूज आती है उन्हें जमा करके वैल्यू इन यूज आती है। जो फिगर्स आई हमारी नेट कैश फ्लोज की, वो है 55, 26 और 14। एन्यूटी लगा लूं, एन्यूटी लगा लूं यार, कल पढ़ा तो है यार, कमाल हो गया है, एक से ज्यादा अमाउंट्स हैं, बस सेम टाइम का गैप है, 1-1 साल बाद है, लेकिन अमाउंट्स डिफरेंट है, एन्यूटी नहीं लग सकता। आई होप कि याद आ गया। डिस्काउंटिंग लगा लो, कैलकुलेटर उठाएं।
55 1 प्लस 0.1 माइनस 1, क्या आंसर आया? बस एक बताना है मुझे, बस मुझे एक बताना है। आगे आगे आगे, ये पहला वाला बस बता दें कितना आया? पूरा 50, तकरीबन 50। जज़ाकल्लाह, हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब बात रुक गए हम, अब बात रुक गए। जो हमने डिस्कस करना है, जो समझना है वो समझ लेंगे। फिगर थी 55 और आंसर आया 50। 55 कब की फिगर है? एक साल बाद की, और 50 आज की। इन फिगर्स में डिफरेंस क्यों है? 5 डिफरेंस है, वो मैंने पूछा वो क्यों है? क्यों है? आज 55, सॉरी, एक साल बाद का 55, आज 50। आपने एक इंटरेस्ट रेट यूज की है। क्या मैं कह सकता हूं 55 और 50 में इंटरेस्ट ही का इफेक्ट है? किसमें था, किसमें नहीं है? 55 फ्यूचर वैल्यू थी या प्रेजेंट वैल्यू थी? फ्यूचर वैल्यू में इंटरेस्ट होता है, फ्यूचर वैल्यू में इंटरेस्ट एलिमेंट होता है, और जब आप प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं तो उसमें से इंटरेस्ट एलिमेंट निकल जाता है। तो 50 मिलियन में अब इंटरेस्ट वाले एलिमेंट मौजूद नहीं है। अब यहां मेरे वर्ड्स जरा गौर से सुना। मैंने बेटा इंटरेस्ट को आउटफ्लोज में भी लिखा था, और फिर जब मैंने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की है तो इंटरेस्ट फिर प्रेजेंट वैल्यू में भी कंसिडर हुआ है। क्या इस तरह करने से इंटरेस्ट 2 दफा कंसिडर नहीं हो गया है? एक दफा कहां कंसिडर हो गया है, और एक दफा कब कंसिडर हो गया है? एक दफा आउटफ्लोज में शामिल होके नेट कैश फ्लोज में से लेस हो गया है, और एक दफा जब मैं प्रेजेंट वैल्यू लूंगा तो और इंटरेस्ट 2 दफा ऐड हुआ है या 2 दफा लेस हुआ है? 2 दफा लेस कैसे हुआ है? एक दफा इनफ्लोज में, नेट इनफ्लोज में लेस हुआ है, और एक दफा फिर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हुए लेस हुआ है। तो अब मेरे वर्ड जरा गौर से सुनिएगा, ये शायद इंटरेस्ट 2 दफा काउंट हो गया। एक दफा कहाँ आउटफ्लोज में आके, और एक दफा कहाँ प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हुए। देयरफॉर करना बस सिर्फ ये है कि 2 दफा तो डेफिनेटली काउंट नहीं होना चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप इसे आउटफ्लोज में कंसिडर ना करें। किसे आउटफ्लोज में कंसिडर ना करें? क्योंकि इसने ऑटोमेटिकली कब कंसिडर हो जाना है? जब प्रेजेंट वैल्यू आपने लेनी। हम क्या पढ़ रहे हैं इस वक्त? कैश फ्लोज टू बी एक्सक्लूडेड में चौथा क्या पढ़ रहे थे? आइए जरा एक दफा दोबारा पढ़ के देखते हैं। कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मतलब इंटरेस्ट। अब पढ़े आप बिकॉज में जाएंगे, बिकॉज वाले ब्रैकेट में। कैश फ्लोज फ्रॉम, cash flows are later discounted to present value using a discount rate that takes into account। कहां ना लें और कहां कैसे इफेक्ट आ जाएगा? आउटफ्लोज में ना लें, ऑटोमेटिकली जब आप प्रेजेंट वैल्यू लेंगे तो इंटरेस्ट का फैक्टर कंसिडर हो जाएगा। और अगर आउटफ्लोज में भी ले लें और प्रेजेंट वैल्यू भी कैलकुलेट कर लें तो डबल हो जाएगा। डबलिंग को कैसे बचाना है? आउटफ्लोज में ना लें, ऑटोमेटिकली जब प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होगी तो कंसिडर हो जाएगा। आई होप कि मैं कुछ समझा सका हूं। मेरे ख्याल ऐसा लिखने की जरूरत आप महसूस करते हैं? अपने अपने वर्ड्स में चलो बता दें आपको समझ क्या है। ये कंफर्म है, एक सेकंड में, एक सेकंड, ये कंफर्म है कि मैंने जान नहीं छोड़नी। ये कंफर्म है कि जान मैंने नहीं छोड़नी क्योंकि एग्जामिनर ने भी छोड़नी। और ये भी मुझे कंफर्म है कि आप बोर हो रहे हैं, और आपसे ज्यादा मैं इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि मैं पता नहीं कितनी दफा पढ़ रहा हूँ। और ये भी कंफर्म है कि आपने पेपर देने, मैंने नहीं देने। ये भी कंफर्म है कि इंशाल्लाह ये आपकी आखिरी अटेम्प्ट है। कंफर्म है? तो नियत ठीक करें, बिस्मिल्लाह पढ़ें और बताएं मैंने आपके सामने ये पॉइंट क्या डिस्कस किया है।